वर्क हुआ वो सब हम कहाँ पर डील किया करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डील करेंगे। तो बेसिक से अगर मैं आपसे इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इस चैप्टर में हम सिंपल सा पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एनर्जी चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। इट ऑल्सो डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने हीट दी तो उससे वर्क हुआ, या आपने वर्क किया तो उससे हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ठीक, अब चलो देखो बेसिक सी बात है, किसी भी चीज को सीखने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश सीखनी है, बताओ इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? अल्फाबेट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए का मतलब क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉय होता है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, तभी हम इंग्लिश सीखते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स के अल्फाबेट सीखने होंगे, मतलब आपको उसके अंदर यूज की जाने वाली बेसिक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, जिन टर्म्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगले 1-2 लेक्चर तक तो हम यहाँ पर यूज की जाने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या है। इसको अगर आप नॉर्मल वे में लोगे तो आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। समझो कि हम किस चीज़ को क्यों डिफाइन कर रहे हैं और फिर वो कैसे यूज आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कभी कभी डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और फिर फर्दर पूरे चैप्टर में इनका यूज तो आना ही आना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अपने 2 बेसिक टर्म से, जिनका नाम है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक, तो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे पहली चीज जो डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक, कि सिस्टम क्या होता है। आप देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डस्टर है, मुझे इस डस्टर को जलाना है, तो बताओ मैं इसको जलाऊंगा तो इसमें से हीट रिलीज होगी या नहीं होगी? ठीक, बताओ ये हीट जो रिलीज होगी वो कहां पर जाएगी? इस रूम के अंदर जाएगी पूरा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डस्टर को जलाया, तो मैंने इस डस्टर को जलाया और जलाकर ये देखा कि इस डस्टर को जलाने पर कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो बेसिकली मैं इस डस्टर की स्टडी कर रहा हूँ। तो पूरी यूनिवर्स में, किसमें? यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में आप जिस पार्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप जिस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहते हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक सिस्टम की कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक सिस्टम। ठीक, अब बताओ यहां से जो भी हीट रिलीज हुई वो कहां गई? रूम के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। तो यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स में जो भी कुछ बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक 2 टर्म्स आते हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। मैं अगर इस मार्कर को, इस होल्डर को स्टडी करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टम। उसके बाद आप, मैं, ये रूम, ये जो भी कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी इस दुनिया में बचा है, वो सबका सब किसकी तरह काम करेगा? इसके सराउंडिंग की तरह। तो ये ना इसकी बोलने के लिए डेफिनेशन होती है, बोलने के लिए। जैसे आप बात करो, मैं अगर यहाँ पर इस डस्टर को जलाऊं तो क्या इसकी हीट आप तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। उसकी हीट कहाँ तक रहेगी? यहीं कहीं आसपास तक रहेगी। तो जो चीज प्रोसेस है वो कंटेंट एक लिमिटेशन के अंदर होता है, लेकिन हम डिफाइन क्या कर देते हैं? पूरी दुनिया को सराउंडिंग डिफाइन कर देते हैं। तो एक सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ बच गया वो सबका सब क्या होगा? उसका सराउंडिंग होगा। बोले चीज समझ में आती है? तो हमने 2 चीज डिफाइन की, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। अब ऐसी कोई ना कोई चीज तो होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। जैसे आप बात करो, डस्टर सिस्टम है, तो इसके बाद ये जो हवा है ये सब क्या है? इसकी सराउंडिंग। तो हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। क्या बोलते हैं उसे? बाउंड्री या फिर वॉल। बताओ बाउंड्री और वॉल क्या होगी? बाउंड्री और वॉल ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर दे? सेपरेट करे। तो ऐसी कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री। बाउंड्रीज के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे डस्टर हमारा सिस्टम है, इसके जस्ट बाद हमने क्या बोला? क्या स्टार्ट हो गई है? सराउंडिंग। तो यहां पर जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी है। समझ रहे हो बात को? ये डस्टर नहीं है ना पूरा, यहां डस्टर खत्म हुआ और उसके बाद क्या शुरू हो गया है? एनवायरनमेंट शुरू हो गया है। या फिर ऐसा एग्जाम्पल लो, देखो जैसे मेरे पास मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। चलो आप जैसे ये डस्टर ही जला लो, या फिर कोई भी चीज आपके पास बर्न हो रही है, मान लो जैसे देखिएगा आपने एक लकड़ी का पीस जलाया है यहाँ पर, तो जलाओगे तो इससे हीट क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक, एक दूसरा केस में क्या करता हूँ कि एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर में इस वुड के पीस को जलाता हूँ,
ठीक है, या कुछ आग लग रही है यहाँ पर। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, जैसे वुड का पीस जलेगा डायरेक्ट हीट कहाँ पर जा रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो कैसी है आपकी, इमेजिनरी। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हो। लेकिन मान लो आप इस रूम के अंदर हो, तो अभी पूरा रूम क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम। और इस रूम की जो वॉल्स होंगी वो सब किसकी तरह काम करेगी, सराउंडिंग्स की तरह। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मैंने एक गैस फिल कर दी और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। तो ये गैस क्या है, मेरा सिस्टम, बाहर का सब कुछ क्या है, मेरा सराउंडिंग्स, और ये जो कंटेनर बचा, बताओ ये सब क्या कहलाएंगी, इसकी बाउंड्री। समझ में आ रही है। खुला एनवायरनमेंट है, वहां पर आपने गैस को छोड़ दिया तो गैस एक्सपैंड हो रही है। तो ओपन एनवायरनमेंट में गैस कंटेंट तो है ही नहीं, वो तो खुले एनवायरनमेंट में क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो जिस गैस को आप स्टडी कर रहे हो वो तो क्या हो गया आपका सिस्टम। बाकी जो सब कुछ बच गया बताओ वो क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग। तो बताओ यहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई रियल या फिर फिजिकल बाउंड्री है, नहीं है ना। तो ऐसी बाउंड्री आपकी कैसी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो बाउंड्रीज रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी हो सकती है। उसके अलावा बाउंड्रीज फिक्स्ड या फिर रिजिड हो सकती हैं और नॉन रिजिड हो सकती हैं। जैसे ये मैंने गैस को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, तो गैस क्या हो गई, मेरा सिस्टम, ये क्या हो गई बाउंड्री, और ये क्या हो गई सराउंडिंग। तो रिजिड का मतलब क्या है, बाउंड्रीज मूव नहीं कर सकती, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड बाउंड्रीज। और जब बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगी तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। फिक्स्ड बाउंड्रीज रिजिड, अगर वॉल्स हैं इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो चुका होगा कंटेनर का, फिक्स। देखो ये पिस्टन, अगर ये एक मूवेबल पिस्टन है तो पिस्टन बाहर या फिर अंदर मूव कर सकता है। इस केस में हम बाउंड्री को कैसे बोलेंगे, नॉन रिजिड बाउंड्री, जो कि क्या कर सकती है, मूव कर सकती है ना। आप फ्लेक्सिबल वॉल्स भी बोल सकते हो। तो बाउंड्रीज रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रिजिड हो सकती है और नॉन रिजिड हो सकती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज आपकी डायथर्मिक हो सकती है और कैसी हो सकती हैं, एडियाबैटिक हो सकती है। तो ये दो टर्म का मतलब आपको ध्यान रखना है। एडियाबैटिक तो आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या होती है एडियाबैटिक, जिसमें से हीट पास नहीं कर सकती, उन्हें हम कौन सी वॉल्स बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। इन वॉल्स से हीट कैन नॉट पास थ्रू। और डायथर्मिक वॉल्स कौन सी होती है, जिनके थ्रू हीट पास हो सकती है। ये आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में टर्म अभी लिखवा दूंगा मैं सब आपको, ठीक है, सब आपके पास लिखवा मिल जाएगा, चिंता मत करो, पहले समझ लो चीज़ों को। तो डायथर्मिक क्या होती है, जिनके थ्रू हीट पास कर सकती है। आप सिंपल वन वर्ड में बोलो तो दीज आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसी वॉल्स जो हीट को कंडक्ट करती है उन्हें हम डायथर्मिक बोलेंगे, और जो हीट को कंडक्ट नहीं करती उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल्स बोलेंगे। आई बात समझ में। तो आओ एक एक करके सबकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सिस्टम को। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो जिसको हम पढ़ना चाहते हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट इज, प्रॉब्लम आ गई है कुछ, चलो आप ये तो लिखो, प्रॉब्लम दूर करते हैं। फिर देखो सिस्टम के बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की। तो सराउंडिंग्स हमने डिस्कस किया, यूनिवर्स को छोड़ने के बाद दुनिया की जो भी चीज बच गई उन सबको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, सराउंडिंग के अंदर काउंट करते हैं। ठीक, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, ये आपको दिख ही रहा है। जो टोटल यूनिवर्स होगा दैट विल बी इंक्लूडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को आप ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपके आगे काम में आएगी कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सॉरी, ठीक है, चलो तो अब ये लिखो, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर किसको डिफाइन करेंगे हम लोग, बाउंड्री को। चले, चलो देखो, नेक्स्ट इज बाउंड्री या फिर वॉल्स। जैसा हमने देखा कैसी कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको बताया बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी हो सकती है। नेक्स्ट, बाउंड्री रिजिड हो सकती है या फिर नॉन रिजिड हो सकती है।
एंड थर्ड, बाउंड्रीज कैन बी एडियाबैटिक और डायथर्मिक। तो आपको एडियाबैटिक का मतलब पता होना चाहिए, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अगर किसी कंटेनर की वॉल्स एडियाबैटिक है तो उस केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, वहां हीट एक्सचेंज नहीं होता है। डायथर्मिक विच इज कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर आपके पास डायथर्मिक है तो फिर क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने काम में आएगी, आप इसको ध्यान रखें। क्लियर? चलो, सिस्टम बता दिया क्या होता है, सराउंडिंग बता दिया क्या होता है, बाउंड्रीज बता दी क्या होती है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात कैसे करते हैं भाई, सिस्टम और सराउंडिंग जब है साथ में तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो सपोज ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इधर क्या है आपकी सराउंडिंग्स है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे होगा, चलो एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहा हूं, आप देखना। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। आप क्या करो, आप इसके नीचे आग लगा दो, है ना, मतलब आप पानी को हीट करो, ठीक है। फिर इसका लिड नहीं है, यहाँ पे ओपन है। फिर ऐसे आप दूसरा कंटेनर लो, उस पर एक लिड लगा दो और इसको हीट करो, ठीक। बताओ दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। यहां पर भी वही पानी भरा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं भरी हमने। देखकर बताओ दोनों की हीटिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होगा। बताओ यहां पानी गर्म होगा या नहीं, यहां गर्म होगा या नहीं होगा। यहां मैंने कुछ नहीं बोला है, डायथर्मिक वॉल से मानकर चलना, वॉल्स एडियाबैटिक नहीं है, ठीक। तो यहां पानी गर्म होगा, यहां पानी गर्म होगा। तो यहां जो पानी गर्म होगा वो कहां जाएगा, उड़ेगा ऊपर, ऊपर उड़ के कहां चला जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर। तो देखो इसको हम हीट कर रहे हैं, ये तो मेरा क्या हो गया, सिस्टम। बाकी दुनिया की बाहर की सारी चीज क्या हो गई, सराउंडिंग। बताओ बर्नर किस में काउंट होगा, सिस्टम में, सराउंडिंग में, सराउंडिंग में। सिस्टम तो सिर्फ कौन है, वाटर, जिसे आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, जो एनर्जी लेगा देगा, जिसको आप स्टडी कर रहे हो। तो बताओ ये जो हीट आ रही है इस वाटर के पास बाहर से आ रही है, तो बताओ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा आपको पता है एनर्जी के कितने मोड्स होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के, एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन। वो तो हीट ट्रांसफर के मोड होते हैं। हीट कंडक्शन के थ्रू जा सकती है जो दिन भर जाती है, रेडिएशन के थ्रू जा सकती है जो सूरज से आती है, कन्वेक्शन के थ्रू भी जा सकती है। तो हीट ट्रांसफर के मोड में तो बात कर रहा हूँ। एनर्जी के ट्रांसफर मोड्स कितने हैं, पढ़ा है आपने, मतलब बचपन में पढ़ा है, बड़े होकर भी पढ़ा है, 11th की फिजिक्स में भी पढ़ा है। वर्क एंड हीट, एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर हो सकती है, या तो वर्क की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में। तो यहां पर आप देखो हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा बताओ अगर पानी की वेपर्स यहां से सराउंडिंग में जाएंगी तो पानी का अमाउंट उतना ही रहेगा या कम होगा, कम होगा। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मैटर ट्रांसफर, ठीक। तो देखो यहां पर क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप यहां पर आओ, बताओ यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, बताओ मैटर ट्रांसफर होगा या नहीं, नहीं। तो यहां पर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चलो एक और केस बनाते हैं, ऑल्दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट हम ऑन पेपर तो बना ही सकते हैं। ये मेरे पास एक परफेक्ट एडियाबैटिक वॉल्स वाला कंटेनर है, परफेक्ट एडियाबैटिक। खैर ये एग्जाम्पल वैसे भी गलत ही है, तो चलो मैं इसको डिस्कस ही नहीं करता हूँ, वरना इसमें क्या बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनके वैसे कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपन तो इन दोनों की बात कर लेते हैं सिंपल। तो देखो पहला सिस्टम आपने देखा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, ये सिस्टम जो बना, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम।
क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, विच इज ओपन। वो एनर्जी ले भी सकता है, दे भी सकता है, मैटर ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो बताओ सेकंड सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। तो ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। तो डिफरेंस क्या है, ओपन सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन क्लोज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी का। क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कभी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसी सीरीज में आपका थर्ड सिस्टम भी आता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा आप बता सकते हो क्या, खुद ही बता दोगे अब तो आप। एनर्जी तो पर एनर्जी ट्रांसफर होगी पर सिस्टम पे नहीं, कहाँ जाएगी, आइसोलेटेड मतलब क्या है उसका, आइसोलेटेड होने का क्या फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ रहा है सराउंडिंग से, सिंपल है ना यार। ओपन वो हुआ जो दोनों ट्रांसफर कर रहा है, क्लोज हुआ जो एक ट्रांसफर कर रहा है दूसरा। तो आइसोलेटेड क्या होगा, जो ना एनर्जी ट्रांसफर करे। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, सेक्लूडेड, बिल्कुल अलग, सबसे अलग, इसका किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो आइसोलेटेड क्या होगा, जो ना तो एनर्जी ट्रांसफर करे ना ही आपका मास ट्रांसफर करे। ऑल्दो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा एज सच, लेकिन अभी भी आपने सीखा यूनिवर्स। बताओ यूनिवर्स किस किस से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग को हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो बताओ, अगर सोचना, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लूं तो बताओ यूनिवर्स के बाद क्या है, कुछ भी नहीं। तो क्या इससे इंटरेक्ट करने के लिए इसकी कोई सराउंडिंग है, समझना मेरी बात को। अगर मैंने पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया, मैं पेपर पे तो मैं कुछ भी मान सकता हूं ना बैठ के, तो अगर मैंने पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया तो बताओ उसके बाद क्या कुछ और बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो अगर यूनिवर्स सिस्टम है तो उसकी इंटरेक्शन के लिए कोई सराउंडिंग नहीं है, तो फिर बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि ना तो ये किसी से एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ना ही ये किसी से मैटर ट्रांसफर कर सकता है। बोलो बात समझ में आती है। तो ये तीन तरह के आपके सिस्टम होते हैं, आओ एक एक करके हम इन सबको डिफाइन करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर between system and surroundings, system can be classified as first open system, a system which can exchange both energy and matter with its surroundings, ठीक। second is closed system, a system which can exchange only energy with its surroundings, और आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज और लिख देना, no exchange of matter is possible। सही है। चलो फिर बात करते हैं हम थर्ड हमारे किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की, जो ना तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है और ना ही मैटर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपसे लास्ट में डिस्कस की। अगर आप यूनिवर्स को ही सिस्टम बना लो तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। चलो समझ में आती है आपको डेफिनेशंस, कोई डाउट नहीं। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। बहुत आराम से पढ़ो। हाँ जी बताओ, स्टेटमेंट सही है या फिर गलत? गलत है, क्यों? तो फिर आइसोलेटेड हो गया ना वो तो।
अगर परफेक्ट एडियाबैटिक है, मान लो परफेक्ट एडियाबैटिक है, 100% प्रोटेक्शन ऑफ हीट है, हीट ना आ सकती ना जा सकती है, मान लिया ना अपने, थ्योरेटिकली मान रहे हैं, सराउंडिंग को दे नहीं रहा है, सराउंडिंग से ले सकता है, तो ले लेगा तो आइसोलेटेड नहीं होगा ना। सिस्टम ट्रांसफर हीट और मेटल सराउंडिंग को दे नहीं रहा। तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, अब ठीक है, एक्सचेंज में देना लेना दोनों आ जाता है ना। हाँ जी, अब बताओ, आइसोलेटेड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बहुत, मैंने भी थोड़े पहले डिस्कस भी किए थे, हिंट इसीलिए दिया था मैंने आपसे भी पूछा था, बताओ एनर्जी ट्रांसफर के कितने मोड्स हो सकते हैं? 2, हीट और वर्क, दोनों एनर्जी की फॉर्म्स हैं। यहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? हीट। एक सिस्टम अगर सराउंडिंग से हीट ले रहा है और नहीं ले रहा, मतलब ले रहा दे रहा नहीं है, और मैटर भी नहीं ले रहा दे रहा है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। उसके साथ साथ भाई हीट नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? एनर्जी। अगर यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ होता, देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत है, इसमें मिस्टेक आप आराम से करके आओगे। अगर मैं यहाँ एनर्जी लिखता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था और ये सिस्टम कैसा होता? आइसोलेटेड सिस्टम होता। लेकिन इसने सिर्फ क्या लिखा है? हीट। ठीक है, हीट नहीं ले दे सकता लेकिन वर्क तो कर सकता है। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक परफेक्ट एडियाबैटिक सिलेंडर है, परफेक्ट एडियाबैटिक, 1% भी लीकेज नहीं है हीट का इसके अंदर। इसी में एक परफेक्ट एडियाबैटिक पिस्टन भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक गैस रखी हुई है। अब आप देखो, ना तो हम इस गैस को हीट दे सकते, ना ही ये गैस सराउंडिंग को हीट दे सकती, तो हीट का एक्सचेंज तो जीरो है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पिस्टन को अंदर कंप्रेस करूं तो क्या इस गैस के ऊपर वर्क होगा? आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो आप गैस पे वर्क कर रहे हो। तो अगर आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो फिर वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। वो कैसा सिस्टम कहलाएगा इस कंडीशन में? क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, जैसे अभी आपने की। तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए तो पहले पढ़ लेना कि एनर्जी ट्रांसफर बोल रहा है या फिर हीट ट्रांसफर बोल रहा है। तो आप इसका आंसर भी लिख दें साथ में कि आंसर इज नो, system is not isolated as heat transfer या heat exchange is not possible, but energy can be exchanged in terms of किसके टर्म्स में आप हीट को एक्सचेंज, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो? वर्क। सो द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। चलो जी, तो हमने अपने पहले बेसिक टर्म्स डिफाइन कर दिए हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, और सिस्टम को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। ये प्रॉपर्टीज में भी जनरली आपको बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप इनकी डेफिनेशंस को रट लेते हो। रटो मत, समझो, फिर उसी के हिसाब से हिसाब लगाओ कि जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमें डिस्कस करना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, किन किन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कि किन प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में रख सकते हैं और क्यों। चलो देखो, बहुत आसान होता है, ध्यान देना। हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मुझे कभी भी कोई एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं। और फिर इस क्लोज्ड सिस्टम को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करते हो। ठीक, तो देखो जैसे क्लोज्ड सिस्टम है, इसका मास है कुछ m, ठीक है, इसका वॉल्यूम है कुछ v और इसका टेम्परेचर है कुछ T। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3, 1, 2
एंड 3। ठीक है, मान लो ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने 3 चीजें लिखी थी, एक लिखा था मास, एक लिखा था वॉल्यूम, एक लिखा था टेम्परेचर। बताओ इस हिस्से का मास कितना होगा? m/3। वेरी गुड। इस हिस्से का कितना होगा? m/3। इसका भी कितना होगा? m/3। अच्छा बताओ इस हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा? v/3 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 होगा। अच्छा बताओ इस हिस्से का टेम्परेचर कितना होगा? T/3 नहीं, कितना? T। इसका T, इसका T होगा। अच्छा चलो एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं। मान लो इसमें गैस भरी हुई थी, उसका प्रेशर था P। ठीक, बताओ हर डब्बे में या हर पार्ट में प्रेशर, चलो प्रेशर को बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से पॉइंट बना के ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो अभी यही बात करते हैं। तो मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हमने एक क्लोज सिस्टम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज हुई? मास और वॉल्यूम। टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो बस इस तरह हम डिफाइन करते हैं, किसी भी क्लोज सिस्टम को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने पर वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है उन्हें तो हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो बताओ मास और वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव। और टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। बोलो बात समझ में आती है? तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए are defined by dividing a closed system into 2 or more parts. The properties which change are extensive and the properties which do not change are called intensive properties. समझ में आया? चलो अब इसके बाद हम इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं अलग अलग, और फिर ये बात भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होंगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रॉपर्टीज जो चेंज नहीं हो रही। अब आप देखो, बताओ मास 1/3 क्यों हो गया? उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसमें जितना भी मैटर होगा वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा? 3। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। सिस्टम में मैटर जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। सिस्टम का साइज जितना बड़ा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सिस्टम और उसमें प्रेजेंट अमाउंट दैट इज मास ऑफ सिस्टम या मैटर के मास के ऊपर डिपेंड करती है, उन्हें हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? एक्सटेंसिव। ठीक है, अब चलो एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हो सकती है? 2 तो आपके सामने, एक मास, एक वॉल्यूम, और कोई सोच सकते हो आप? खुद से सोचो। लेंथ, लेंथ भी साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगी। एरिया, सिस्टम जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और बोलो, और सोचो। सरफेस एरिया एक ही चीज हो गई। मोल्स, मोल्स बताओ एक्सटेंसिव होंगे या नहीं होंगे? सिंपल है ना। मोल्स, अगर अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मैं 5 ग्राम आयरन लूं और मैं 500 ग्राम आयरन लूं, बताओ किसमें मोल्स ज्यादा होंगे? 500 ग्राम आयरन में ज्यादा होंगे। मतलब मोल्स भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव, सिस्टम के साइज पर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा? होगा। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है ना। अगर एक कंडक्टर इतना सा है और एक कंडक्टर इतना बड़ा है, होगा। रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। हीट कैपेसिटी जानते हो आप? हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी बताओ भाई। हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्यों?
कम ज़्यादा तो बात ही नहीं कर रहे ना, अपन तो पूछ रहे हैं हीट कैपेसिटी मतलब सिस्टम की साइज बढ़ेगी या नहीं, इतना सा पूछ रहे हैं, मतलब चेंज होगी या नहीं होगी, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, होगी चेंज, क्यों फील आ रही है अंदर से हैं? देखो हीट कैपेसिटी नाम से पता लग रहा है, हीट कैपेसिटी, हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी। अब बहुत सिंपल से टर्म्स में बात करो, एक्चुअली तो ये फिजिक्स के टर्म्स हैं, अभी हम इनको भी डिफाइन करेंगे आगे चलकर, बट सिंपल देखो आप, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी। मेरे पास एक ये आयरन का ब्लॉक है और मेरे पास एक ये आयरन का ब्लॉक है ना, मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं। बताओ इन दोनों में से किसकी हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी? बड़े वाले को। क्यों? साइज बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ Fe एटम ज्यादा हैं, तो वो हीट को स्टोर भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा। तो बताओ ये साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है या फिर नहीं? ठीक, इसका मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। अच्छा तो एक और टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो आप जानते होंगे शायद, इसको हम सी से लिखते हैं, इसको हम क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? नहीं पता? Depends on the particular atom. Heat capacity is the heat capacity, actually specific heat capacity is the heat capacity per unit mass। 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो कैपेसिटी डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप चाहे आयरन का इतना बड़ा ब्लॉक ले लो, चाहे इतना बड़ा, डिफाइन तो कितने ग्राम के लिए करोगे, 1 ग्राम के लिए, तो इसकी हीट कैपेसिटी भी वही होगी और इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, वो होगी। तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ कैसी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वो सिस्टम के साइज पर या फिर अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि तो डिफाइंड ही कितने के लिए, 1 ग्राम। अब आप चाहे 500 ग्राम आयरन लो, चाहे 5 ग्राम आयरन लो, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो क्या होगी, सेम। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह से हम टर्म्स को जज करेंगे। कभी भी इन पे कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप रटने की कोशिश ना करें, एग्जाम्पल भी बहुत सारे आएंगे, पर आप समझो चीज को कि जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है क्या वो सिस्टम को ब्रेक करने पर बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो वो एक्सटेंसिव है, नहीं बदल रहा है तो वो कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल्यूम देख लिया है, हीट कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया। बाकी जो टर्म्स हैं वो आप अभी उनसे मिले हुए नहीं हो, हम इसी चैप्टर में इनको डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक। एंट्रोपी, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, हम इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सरफेस एरिया हो गया, मैंने आपसे बात की रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो गया। ये सब कैसी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। बोलो समझ में आता है? चलो एक और चीज जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी प्रॉपर मतलब इनका आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दीज प्रॉपर्टीज विल चेंज विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक। It is important to note that the total value of an extensive property of a system is equal to the sum of values of different parts into which the system is divided। हिंदी में बात करें, हिंदी में मतलब ये है m/3 m/3 m/3। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, बताओ उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी, m। कहने का मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसमें जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है अगर आप उनको ऐड करो तो आपको सिस्टम की ओवरऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी इंपॉर्टेंट चीज अब जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। मतलब अगर आप सिस्टम के दो पार्ट्स को कंबाइन कर रहे हो तो आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो m/3 + m/3 + m/3 कितना मिल जाएगा आपको, m मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम आगे काम में लेंगे, तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा वापस से कि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। इंटेंसिव को कर सकते हैं या नहीं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, बट पहले आप ये प्रॉपर्टीज इसकी लिख लें और इनका आप ध्यान रखें। चलो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की और उनकी डेफिनेशन की। तो जो सिस्टम के साइज और अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही थी वो तो कैसी थी, एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करेंगी वो कैसी होगी, इंटेंसिव। जो डेफिनेशन आपने लिखी है बस उसमें आप क्या लिख दो, डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट। सो द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड साइज ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक। फिर से बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हो सकती हैं। तो जैसे पहली चीज तो आपने देख ली थी, क्या चीज,
टेम्परेचर। चलो दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, बताओ प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव होगा या नहीं होगा? क्यों? अच्छा चलो मैं लिखता हूं, है ना, आप फिर मुझे बताना। ये गैस है, इसके अंदर उसका प्रेशर है P। मैंने इस कंटेनर के 2 टुकड़े कर दिए, क्या इस हिस्से का प्रेशर P/2 नहीं होगा और इस हिस्से का प्रेशर P/2 होगा या नहीं होगा? हाँ आराम से दिमाग लगाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, ऐसे ही सीखोगे आप। मैं अगर एग्जाम्पल लिखवा देता तो आप रटने बैठ जाते, रटना हमको है ही नहीं। आप समझोगे कि प्रॉपर्टी हो सकती है नहीं, उसी हिसाब से आप काम करोगे। नहीं होगा, इंटेंसिव नहीं होगा, एक्सटेंसिव होगा, मतलब अच्छा चेंज नहीं होगा, P/2 नहीं होगा, P ही रहेगा। क्यों? सर एरिया भी हाफ हो गया, फोर्स जब कर रहा हो गया, एरिया हाफ हो गया, फोर्स हाफ हो गया, कैसे? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर। तो जैसे इस वॉल पे लग रहा है, हाँ इस वॉल पे लग रहा है, इस वॉल पे लग रहा है, तो यहाँ का एरिया तो सेम ही है ना भाई। कोई भी गैस प्रेशर क्यों लगाती है? इसके मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, तो वॉल्स तो आधी नहीं हुई ना। खैर बोल सकते हो ऐसे भी, पर एग्जैक्ट वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा मुझे कि फोर्स हाफ अपन दिखाएंगे कैसे कि फोर्स हाफ हो गया है, एरिया भी हाफ हो गया, ओवरऑल एरिया तो हाफ हो ही गया है। सही कह रहे हो, ये भी सही है कि फोर्स हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया। या और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, बताओ किसी भी गैस के लिए आप प्रेशर जब कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? nRT/V होगा। बताओ टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं, आपको पता ही, आधा कर दूंगा तो। अब आप देखो, अगर मैंने इस डब्बे को आधा, डब्बे के 2 टुकड़े कर दिए तो इसके मोल्स भी कितने हो जाएंगे? हाफ। और बताओ वॉल्यूम भी कितना हो गया? हाफ। 2 से 2 कैंसिल। बताओ प्रेशर फिर से क्या आ गया? सेम। तो दिखने में लगता है कि प्रेशर हाफ हो गया होगा, लेकिन एक्चुअली प्रेशर हाफ नहीं हुआ है, प्रेशर अब भी क्या रहेगा? सेम। मतलब प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, पर इसको ना हम अभी थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ सबको नहीं दिखेगा कि प्रेशर और फोर्स और एरिया दोनों हाफ हो चुके हैं, तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। भाई ओवरऑल डब्बे को आधा कर दिया तो जितना फोर्स लग रहा था वो भी आधा हो चुका होगा, और जो टोटल एरिया है वो भी क्या हो चुका है? आपका हाफ हो चुका है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और बताओ आप मुझे डेंसिटी। अगर मैं गैस के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या इस पार्ट की डेंसिटी d/2 और इसकी भी d/2 होगी? डेंसिटी तो क्या रहेगी? सेम। बहुत सिंपल है ना यार। आप देखो, पानी ले लो एक कंटेनर में, उसके 2 टुकड़े कर दो, तो कैसे कि ऊपर वाले हिस्से की डेंसिटी बदल जाएगी और नीचे वाले की बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। अगर टेम्परेचर सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 2 टुकड़े किए तो मास भी आधा, वॉल्यूम भी आधा, फिर से डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। मतलब डेंसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव? इंटेंसिव। क्यों? अगेन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स आधे, वॉल्यूम आधा, फिर से कोई चेंज नहीं होगा। मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव। अभी हमने डिस्कस किया था, चाहे आप 5 ग्राम आयरन का पीस लो, चाहे आप 500 ग्राम आयरन का पीस लो, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? सेम। क्यों? क्योंकि वो तो कितने के लिए डिफाइंड होती है? 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होती है, ठीक है? अब इसको एक और तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। कभी भी आपके सामने कोई टर्म लिखा हुआ आए, आप खुद से जज करो, रटे हुए एग्जाम्पल से मत बात करो। ये देखो कि क्या ये प्रॉपर्टी सिस्टम का साइज बदलने पर बदलेगी। अगर बदली तो एक्सटेंसिव, नहीं बदली तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, है ना? आप शहद के एक कंटेनर के 2 टुकड़े कर दो, दोनों की विस्कोसिटी क्या रहेगी? सेम। सरफेस टेंशन सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस बोर्ड के 50 टुकड़े भी कर दूं तो भी 50 के 50 टुकड़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ईएमएफ, ये आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत काम में आएगी, तो इसको तो आप रट ही लेना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। केमिकल पोटेंशियल ये भी इसी के तरह है, मतलब ईएमएफ की तरह ही है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट लिख दिया है इसमें, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी कैसी होगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिस्ट खत्म नहीं होती, लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिख सकते हो। आगे बढ़े, चलो वो तो फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करेंगी। जेई में 2 बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम गैप आ चुका है। जहाँ तक मुझे याद है 2003 या 5 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देन ए अपॉन बी एंड डी ए अपॉन डी बी विल बी इंटेंसिव। ठीक, तो एक साथ सब कुछ ही आगे सामने है ना, फिर मिस्ट्री वो नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं सस्पेंस बोलते हैं ना अपन, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, अगर ए और बी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ए भी एक्सटेंसिव है और बी भी एक्सटेंसिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा आपके। तो आप चाहे ए अपॉन बी लिख लो या फिर आप डी ए अपॉन डी बी लिख लो, दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी होंगी? इंटेंसिव। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल बताओ डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी थी? इंटेंसिव। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ये एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो क्या आ चुका है? इंटेंसिव आएगा। आपने डिस्कस किया था प्रेशर, बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप फोर्स अपॉन एरिया लिख लो या फिर आप मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख लो। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, तो ये तो कांस्टेंट है। मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो बताओ प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। ठीक, या फिर फोर्स अपॉन एरिया से बात कर लो, फोर्स भी एक्सटेंसिव है, एरिया भी एक्सटेंसिव है, तो बताओ प्रेशर कैसा हो जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक, इसी तरह और आप एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं कंसंट्रेशन मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एक्सटेंसिव, बताओ ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई आपकी? इंटेंसिव होगा ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हो, और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा कैसी प्रॉपर्टी आएगी? इंटेंसिव। ठीक है, अभी मैंने बोला फोर्स, एक्चुअली आप फोर्स को कैटेगराइज नहीं करते हो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो आप उसको काउंट भी मत करना। तो आप प्रेशर को सिंपल, हम गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम से हम उसको काउंट कर सकते हैं। फोर्स को एक्चुअली इंटेंसिव एक्सटेंसिव में डालना ही सही नहीं है, क्योंकि उसका रीजन होता है, अभी आप डिस्कस करेंगे अपन आगे, तब बताऊंगा मैं उस चीज को। खैर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, देखो आगे हम, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास और पर यूनिट मोल और पर यूनिट वॉल्यूम, इट विल बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास लिख दो या फिर पर यूनिट मोल लिख दो या फिर पर यूनिट वॉल्यूम लिख दो, तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाती है? इंटेंसिव। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कंसंट्रेशन होती है मोल पर वॉल्यूम, तो देखो मोल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी? इंटेंसिव। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपने लिखा तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी बन गई? इंटेंसिव। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने आपसे बात की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इसको हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो देखो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव। उसको अगर आपने पर यूनिट मास लिख दिया तो बताओ ये प्रॉपर्टी कैसी बन जाएगी? इंटेंसिव। ठीक है, तो कभी भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल के लिए रिप्रेजेंट करो तो वो प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी बन जाती है? इंटेंसिव। तो इसकी ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता है। इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो आप चाहो तो अपना पेज पलट कर देख सकते हो। बताओ इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी थी?
एक्सटेंसिव। बताओ गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? कौन सी है? एक्सटेंसिव, है ना? अच्छा चलो, अब मैं क्या लिखता हूं? इंटरनल की जगह लिखता हूं मैं मोलर इंटरनल एनर्जी। तो मोलर इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होगा बताओ? इंटरनल एनर्जी पर मोल। क्या होगा? इंटरनल एनर्जी पर मोल। तो बताओ ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव होगी ना। अगर आप एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मोल के लिए डिफाइन करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये एक्सटेंसिव है। तो बताओ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे एक और टर्म आता है एंथैल्पी, वो भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। एंथैल्पी को हम लिखते हैं H। बताओ अगर एंथैल्पी एक्सटेंसिव होती है, अगर एंथैल्पी एक्सटेंसिव है तो बताओ मोलर एंथैल्पी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो कई बार यहां पे आपसे खेल जाता है, आपको ऑप्शन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेगा एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी। तो ध्यान रखना मोलर लग गया टर्म आगे तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। अगर सिर्फ एंथैल्पी वगैरह लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी कैसी होगी आपकी? एक्सटेंसिव। समझ में आता है? तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। और फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे डिस्कस की अभी भी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप एक सिस्टम की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड करो तो आपको ओवरऑल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे हमने देखा था m/3, 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 तीनों को ऐड करो तो आपको सिस्टम का टोटल मास मिल जाएगा विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ, तीनों कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है, इसका है T1, इसका है T2, इसका है T3। बताओ इस सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर क्या T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। तो यहां से क्या सीखा हमने? सीखा कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर, वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। बोलो समझ में आता है? तो ये भी आप ध्यान रखें और यही अपना अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां से गायब है। कोई बात नहीं, आप लिख लो, मैंने ऐड तो किया था, शायद मिसप्लेस हो गया होगा। तो अपने आप एक पॉइंट डाल देना, एक और पॉइंट बनाकर नेक्स्ट, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। और इस चीज का भी यूज आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां भी होगा, यहां पर भी होगा, अभी इसी चैप्टर में भी, लेकिन ये वहां पर भी बहुत काम में आता है। जब आप खैर वो पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा, अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप उसको छोड़ दो। ध्यान रखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती हैं। और ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ठीक है, देखा हुआ ना आपको? ये सारे अपने डिस्कस कर ही लिए थे। और एक छोटी सी लिस्ट है जिनको आप हीट कैपेसिटीज के टर्म्स में बात करते हो। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म सिखाए हैं जिनमें हमने बात की सिस्टम सराउंडिंग क्या होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। और अभी मैंने आपसे बोला 2-3 लेक्चर में सिर्फ टर्म्स चलेंगे। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और स्टेट ऑफ सिस्टम की। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है, कैसे हम स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोसेसेस की बात करेंगे, हम लोग हीट और वर्क को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इन टर्म्स से एक बार खेल लो, ठीक से देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे मूव करेंगे हम लोग विद स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन।